हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और सभी तैयारियां आपके जो होती हैं इस पे वो सभी मॉक टेस्ट के संबंध में रहती हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 31 को आज कवर करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों से क्वेश्चन लिया गया है, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक से लगभग आपके जीके जीएस का जो टॉपिक है उसे कवर कर लिया गया है क्वेश्चन को, और जो आपके एग्जाम में आता है वैसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जिन भी मेरे भाइयों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों कि फुलकारी जो चित्रकला है भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी की बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको हरियाणा भी देता है और पंजाब भी देता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि इसमें आपका पंजाब दिया हुआ है तो राइट आंसर सी हो जाएगा पंजाब। हरियाणा दिया होता तो हरियाणा हम यहाँ पे करते, लेकिन फुलकारी चित्रकला शैली जो है ये आपके पंजाब राज्य से संबंध रखने वाली है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा की बात करेंगे तो ये प्राचीन का मतलब बहुत समय पहले की बात करेंगे तो राजा रवि वर्मा थे, और ये जो विख्यात थे ये चित्रकारी से विख्यात है। ठीक है, इनके द्वारा बनाए गए जो पेंटिंग हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ज़बरदस्त चित्रकारी की हैं। उनमें जैसा कि मोनालिसा का आपने पेंटिंग देखा होगा, जो विश्व की सबसे महंगी मूर्ति भी है, चित्र भी है, तो वैसे उससे भी बढ़िया बढ़िया चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकारी। इसके बाद से है कि पुदुचेरी का लोक नृत्य हो जाएगा इसमें से कौन सा। तो पांडिचेरी या पुदुचेरी का यहाँ पे आप देखेंगे लोक नृत्य, तो ये आपका हो जाएगा गराडी। ठीक है, गराडी जो लोक नृत्य साथियों ये आपके पुदुचेरी का क्या है, एक लोक नृत्य है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। अब कजरी कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, तो ये उत्तर प्रदेश का एक मानसून के आने के समय ये गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसून आपका दिया हुआ है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बारिश के मौसम में कजरी लोक नृत्य जो है ये फेमस है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। इसके बाद है कि डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। अब डांडिया की बात करेंगे तो डांडिया आपने देखा होगा गुजरात में खेला जाता है ये डांडिया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि डांडिया भारत के गुजरात राज्य से संबंध रखने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करेंगे कि जो डांडिया है भारत के गुजरात राज्य से संबंध रखती है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि चीन भारत युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो भारत और चाइना का युद्ध की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें भारत विजयी नहीं हो पाया था। ये आपका होता है 1962 में स्टार्ट। कब हुआ था? 1962 में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत चीन युद्ध आपके 1962 में शुरू हुआ था, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ष भारत ने स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। तो स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण ये किया गया था किसके शासनकाल में। तो सबसे पहले शासनकाल इंपॉर्टेंट है, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे पहले भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, जो एक तरह से उतना सफल नहीं हुआ जितना कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में और अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से ये परीक्षण किया गया था पोखरण में। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण कब किया गया था ये आपको बताना है ना, तो ये आपका किया गया था 1974 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद से है यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को की बात करेंगे तो सभी विश्व के धरोहर स्थलों को संरक्षित करने का एक संस्था है, और ये इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? जस्ट मैंने कल आपका राजधानी से संबंध क्वेश्चन कराया था, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका बी ऑप्शन को चयन कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में विभाजित था कौन? तो ये आपका था धौलावीरा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र की बात करेंगे
तो गायत्री मंत्र सूर्य आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो सूर्य हो जाएगा, नहीं दिया है तो जो सावित्री दिया गया है इनके लिए ये इन देवी देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे हम डी को सही कर देंगे कि जो आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है ये सावित्री को समर्पित है या सूर्य को समर्पित है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका की बात करेंगे तो ये प्रभावती गुप्त थी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो कादम्बरी पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके बाणभट्ट जी। ये संस्कृत में रचित हुआ ग्रंथ है, ठीक है, और इसके जो लेखक हैं कौन है आपके बाणभट्ट की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। हर्षचरित की रचना भी इन्होंने ही किया है, हर्षचरित आता है क्वेश्चन में। हर्षचरित और आपका कादम्बरी जो है ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला जो व्यक्ति था ये बलबन था। बलबन की बात करेंगे तो वही जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी उसी के अंतर्गत ये शासन किया था, ठीक है। 1250 के बाद ही ये शासन किया था बलबन ने। तो इसने अपने दुश्मनों के खिलाफ लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। सजा और पाबोस की नीति भी बलबन के ही शासनकाल में चलाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। लौह रक्त नीति बलबन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद एक स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी की हम बात करेंगे तो जेबी कृपलानी की पत्नी थी ये, और इन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी। इन्होंने सबसे पहले पूरे भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला था। इसके बाद है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का जो पहला चुनाव 1952 में हुआ था, आम चुनाव, उस समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे इनका नाम था सुकुमार सेन। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कई बार आए भी हैं, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए मेजर ध्यानचंद की स्मृति में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 29 अगस्त कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद से आपका क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। टेबल टेनिस इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल के संबंध रखने वाली हैं। इसके बाद से आपका कि निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक ये लिखी गई है किसके द्वारा साथियों? तो ये लिखी गई है नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी है? तो वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के जो अध्यक्ष हैं जिनने स्थापना की है उन्हीं के पत्नी है सुधा मूर्ति जी, ठीक है। इनके द्वारा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक लिखी गई है, काफ़ी सक्रिय रहती हैं। निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? तो द नेमसेक पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से द नेमसेक पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी हुई है, तो यहाँ पे डी करेंगे। इसके बाद है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके कब मनाया जाता है साथियों? तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो आप एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं साथियों। बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के अगर जो हम बारे में बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में स्थित हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होता है? तो कंप्यूटर में डाटा जो होता है ये बाइनरी पद्धति, क्योंकि आपका जीरो और 1 के सिद्धांत पे कंप्यूटर कार्य करता है और इसे ही हम बाइनरी नंबर कहते हैं, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो डाटा इसी रूप में भंडारित होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद है कंप्यूटर दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 2 दिसंबर को। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को सही कर सकते हैं।
इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो पॉइंट और ड्रा डिवाइस हो जाएगा आपका माउस। ठीक, माउस यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कि इनमें से जो पॉइंट और ड्रा डिवाइस है वो आपका माउस है। इसके बाद है कि लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया जाता है? तो जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो कुछ समय के लिए प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और ये नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जैसा कि इसी लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा का संचालन हो रहा था और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था तो उस समय प्रोटेम एक स्पीकर एक बनाए गए थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार पारित किया गया था 2005 में। तो ये ऑप्शन को आप सही करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? तो ये आपकी अंग्रेजी होती है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधी बातचीत होती है सीधे अंग्रेजी में होती है साथियों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो। भारत के संविधान के पिता इन्हीं को कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गैर कांग्रेसी सदस्य थे।